शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2021-22 की शराब नीति में भ्रष्टाचार की जांच पूरी कर ली। इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी के एक विधायक का भी नाम शामिल है। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ 8 आरोप लगाए। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से 5वें और अंतिम आरोप पत्र में दुर्गेश पाठक, पी शरत रेड्डी, विनोद चौहान, अमित अरोड़ा और आशीष माथुर शामिल हैं। दुर्गेश पाठक साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे। वहीं शरत रेड्डी ईडी की समांतर जांच में सरकारी गवाह हैं और उन्हें क्षमादान दिया गया है। नए आरोप पत्र में सीबीआई ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, के कविता सहित 23 व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाए। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में सामने आए हैं। केजरीवाल के करीबी विजय नायर आबकारी नीति में कारोबारियों के अनुकूल प्रावधान शामिल करने के लिए विभिन्न शराब निर्माताओं व व्यापारियों के संपर्क कर रहे थे और उनसे रिश्वत वसूलने का काम भी विजय नायर के जिम्मे ही था। शरद चंद्र रेड्डी ही वो शख्स हैं जिनके बयान के आधार बनाकर सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। शरद रेड्डी हैदराबाद की औरबिंदो फार्मा लिमिटेड के मालिक और एमडी हैं। औरबिंदो फार्मा कंपनी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाला मामले में भूमिका निभाई और नई नीति के तहत 5 शराब खुदरा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस हासिल किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खुदरा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस हासिल किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। दुर्गेश पाठक को कुछ महीने पहले ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उन पर दिल्ली शराब घोटाला मामले में शामिल होने और केजरीवाल की मदद करने के आरोप लगे हैं। विनोद चौहान पर गोवा विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप की ओर से दी गई रिश्वत को ट्रांसफर करने का आरोप है। ईडी का दावा है कि कविता के पीए विनोद चौहान को गोवा चुनाव के दौरान 25 करोड़ रुपए दिए गए थे। यही पैसा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाया गया। बड़ी बात यह कि विनोद चौहान के मोबाइल से ही केजरीवाल के चैट्स पकड़े गए और अरविंद केजरीवाल फंस गए। आशीष माथुर मशहूर बिजनेसमैन हैं और उन पर आरोप है कि दिल्ली शराब नीति तय करने में उन्होंने केजरीवाल सरकार की मदद की। उसमें इस बदलाव करने में भी उनका योगदान है। बीते 12 जुलाई को ईडी ने माथुर को तलब किया था। उसी दिन चौहान के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। दिल्ली शराब घोटाला में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अमित ने अपने बयान में के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के नाम लिया था और उसी के बाद पूरा मामला खुला और फिर गोवा तक पैसे पहुंचाने की बात सामने आई। सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने मार्च 2021 में केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से दिल्ली में शराब के कारोबार के मदद का अनुरोध किया। केजरीवाल ने उनसे बीआरएस नेता के कविता से संपर्क करने को कहा क्योंकि उनकी टीम के साथ काम कर रही थी। केजरीवाल ने रेड्डी से आम आदमी पार्टी को फाइनेंशियल हेल्प देने की भी बात कही। सीबीआई का कहना था कि इस तथ्य को पुष्टि करने में रिकॉर्ड में मौजूद उस समय की डॉक्यूमेंट मटेरियल से होती है। कविता ने रेड्डी से कहा कि 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी चाहिए जो मार्च 2021 तक दिए जाने चाहिए। आबकारी नीति पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह फरवरी 2021 में 8 से 10 बैठकों का उचित विवरण तैयार नहीं किया गया। मई 2021 में कोविड-19 महामारी के पीक पर रहने के बावजूद नई आबकारी नीति को बहुत जल्दबाजी में संसाधित और अनुमोदित किया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी को नजरअंदाज करते हुए अपना अलग गुट बना लिया था और अपनी ही पार्टी के नेताओं को चुनौती देते नजर आए थे, अब वही सब हरियाणा कांग्रेस में भी हो रहा है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से पंजाब में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, नवजोत सिंह सिद्धू को बढ़ावा देते रहे, वही सब हरियाणा में कुमारी शैलजा को बढ़ावा दे रहे हैं। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और किरण चौधरी के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि कुमारी शैलजा प्रदेश में पार्टी से इतर अपने कार्यक्रम आयोजित करने लगी। इतना ही नहीं, कुमारी शैलजा खुद को सीएम कैंडिडेट तक के तौर पर पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र को सीएम कैंडिडेट बनाने के लिए गोटियां बिछा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर हुड्डा और शैलजा के बीच इस तरह की तकरार जारी रही तो कांग्रेस का चुनाव में हारना तय है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकराव में इतनी तेजी है कि अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। एक तरफ रैलियों में भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम फेस बताया जा रहा है, तो कुमारी शैलजा की यात्राओं में उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनके जो पोस्टर्स आ रहे हैं उसमें भी वही प्रमुख तौर पर दिखती हैं। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह और न रणदीप सुरजेवाला की तस्वीर दिखती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम और फोटो नहीं है। फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कुमारी शैलजा के समर्थन में उन्हें अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से उनका टकराव होना लाजिमी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का 2 खेमों में बंटना उसके लिए चिंता बढ़ाने वाला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसके चलते उनके लिए विधानसभा में उम्मीदें बढ़ी थीं। 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा और हुड्डा के गुटों में बांटना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा होगा।
कुमारी शैलजा ने संदेश यात्रा निकाली और वो अपने गढ़ सिरसा के अलावा अंबाला, करनाल, कैथल जैसे इलाकों में भी खूब जा रही हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा गुट संभल कर बात कर रहा है। कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा को उनसे अलग बताया था, लेकिन हुड्डा के पूछे जाने पर कहा कि उनकी यात्रा अलग नहीं है। अब ताकत की बात करें तो राज्य में जीत हासिल करने वाले कुल 4 सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश, सत्यपाल ब्रह्मचारी और वरुण चौधरी ने सीनियर हुड्डा को ही समर्थन दिया। कुमारी शैलजा अकेली सांसद हैं, फिर भी उन्हें रणदीप सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह का समर्थन हासिल है। दोनों उनके पोस्टर्स में दिखते हैं और रैलियों में भी खूब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश का कोई भी नेता उनके पोस्टर्स में नहीं दिखता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को अलग जगह दी जाती है। ये बात इसलिए हैरान करने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी वो पोस्टर में जगह नहीं दे रही। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है इसलिए मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि अब तक हाईकमान भी रार को थामने का कोई प्रयास नहीं कर पाया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, क्योंकि भाजपा भले ही झटका खा चुकी है लेकिन उनके बीच गुटबाजी नहीं दिख रही। शशि थरूर जैसे तेज तर्रार सांसद पर लोकसभा में ताबड़तोड़ हमले हों और वो खामोश रह जाएं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन लोकसभा में बजट सत्र पर बहस के दौरान शशि थरूर बीजेपी के निशाने पर आ गए, लेकिन वे कोई जवाब देने के बजाय खामोश ही रहे। वजह राहुल गांधी थे, जिनकी वजह से थरूर को सब कुछ सहना पड़ा। असल में एक दिन पहले राहुल गांधी एक दिन पहले चक्रव्यूह और शिव की बारात के सहारे पीएम नरेंद्र मोदी को घेर चुके थे और आज बारी थी अनुराग ठाकुर की। उन्होंने विपक्ष के चक्रव्यूह को भेदने के लिए शशि थरूर की किताब का सहारा लिया। अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर के उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल के पहले अंश को पढ़ते हुए कहा, 15 अगस्त को एक धृतराष्ट्र देश की गद्दी पर बैठा जो फैबियन सोशलिज्म को मानता था। अब ये कौन है, शशि थरूर खुद बता देंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रियदर्शनी ने कैसे आपातकाल लगाया, इसका भी जिक्र उपन्यास में है। जब अनुराग दनादन गोले दाग रहे थे तब शशि थरूर हक्के बक्के नजर आए। हाजिर जवाबी के लिए मशहूर शशि थरूर चुप रह गए। दरअसल मोदी सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। संसद में इन दिनों बजट प्रावधानों पर बहस चल रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को तगड़ा जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर द्वारा लिखे गए उपन्यास का हवाला देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर के द ग्रेट इंडियन नोवेल की पृष्ठ संख्या 245 में लिखी गई बातों को लोकसभा में पढ़ते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तो नहीं थे और शशि थरूर कह रहे हैं कि सन 1947 में जिन्होंने सत्ता संभाली थी वो धृतराष्ट्र थे। अनुराग ठाकुर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ धृतराष्ट्र किसको कहा गया। भाजपा सांसद ने कहा कि स्पीकर महोदय ने हमें बांध रखा है कि उस समय के नेताओं का नाम नहीं लेना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र हमने नहीं कहा, इन्हीं की पार्टी के सांसद ने द ग्रेट इंडियन नोवेल में लिखा है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि शशि थरूर जी कहाँ हैं, कहीं छुप तो नहीं गए। अनुराग ठाकुर जब लोकसभा में बहस में हिस्सा ले रहे थे उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल विराजमान थे। अनुराग ठाकुर के तीखे वार पर उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि आप तो शशि थरूर को शो कॉज नोटिस दिलवा कर रहेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने थरूर के उपन्यास के पेज नंबर 293 पर लिखी गई बातों का उल्लेख करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का भी उल्लेख किया। अनुराग ठाकुर ने इसका हवाला देते हुए कहा कि इस देश को पता है कि एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे। भाजपा सांसद ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा, ये देश की यातनाओं का भुक्तभोगी रहा है जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। स्पीकर की भूमिका निभा रहे जगदम्बिका पाल ने अनुराग ठाकुर से कहा कि वो जिस किताब को कोट कर रहे हैं उसकी प्रति सौंप दें। शराब घोटाला मामले में जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक घोटाले के राजदार अफसरों और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबान बंद थी। लेकिन जैसे ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, पार्टी के नेताओं और अफसरों को इस बात का एहसास हो गया कि केजरीवाल का बच पाना अब मुश्किल है और अब केजरीवाल के लिए अपनी गर्दन फंसाना भी सही नहीं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीबीआई को केजरीवाल के खिलाफ इतने सबूत दे डाले कि सीबीआई ने 1 महीने के अंदर ही अपनी जांच भी पूरी कर ली और केजरीवाल के खिलाफ अपनी चार्जशीट पेश कर दी। सीबीआई अब ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीबीआई की इस तेजी से केजरीवाल की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई है। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। सीबीआई ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पिछले 1 महीने में उन्हें बहुत सबूत मिले हैं और इसे उपलब्ध कराने वालों में आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। जस्टिस नीना बंसल की अदालत में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इस दलील का विरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने अदालत को बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। एजेंसी ने कहा कि सिर्फ
चार्जशीट दायर हो जाने से उन्हें जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है, केवल अंतरिम जमानत मिली है। सीबीआई के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट पर चर्चा नहीं हुई, ये सिर्फ अंतरिम राहत है जो संविधान पीठ पर निर्भर है। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नए सबूत मिले हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद हमें सबूत मिले हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार ही जवाब देने सामने आए, ये पहले नहीं आ रहे थे। हमें पंजाब से सबूत मिले हैं जो पहले सामने नहीं आया था। उनकी गिरफ्तारी रेयर है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत है। पिछले 1 महीने में जिस तरह के सबूत मिले हैं, हमने जांच पूरी कर दी और चार्जशीट दायर कर दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने इस केस में 44 करोड़ रुपए का पता लगाया, ये पैसा गोवा गया। खुद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवारों से कहा था कि पैसे की चिंता न करें, चुनाव लड़ें। सिंह ने कहा कि हमने पंजाब सरकार के 2 अधिकारियों के खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब के अधिकारी आए और इससे अधिक सीधा सबूत नहीं हो सकता। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल घोटाला के मास्टरमाइंड है और सभी मंत्रियों की नियुक्ति उन्होंने की है। इन्होंने अपने सचिवों की नियुक्ति की और विजय नायर इसका हिस्सा हैं। वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। डीपी सिंह ने विजय नायर की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। सीबीआई के वकील ने कहा कि केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर आबकारी नीति पर किए, उन्हें साथियों को दिया और सभी ने 1 दिन में ही साइन कर दिया। ये कोविड के दौरान किया गया। सीबीआई ने सीधे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय जमानत के लिए पहली अदालत नहीं हो सकती। सीबीआई ने कहा कि आखिरी चार्जशीट दायर की जा चुकी है और अब ट्रायल एजेंसी शुरू करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।